हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में। अब तक हम 3 के टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये चौथा टेस्ट है और ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट शुरू होंगे। अब इसमें जो चौथा टेस्ट है इसमें हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री मतलब एंशिएंट हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, ये रहेगा इसके टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है पितृद्वारा शैली। पितृद्वारा शैली के बारे में कथन सत्य बताना है। मुगल काल में संगमरमर से बनी इमारतों की दीवारों पर अर्धमूल्यवान पत्थरों से बनी आकृतियां के द्वारा सजावट को दर्शाया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या करता है और सबसे ज्यादा क्या है, ये आगरा में यूज हुई है कि पत्थर पे मतलब पत्थर की दीवारों पे बारीक नक्काशी की गई है। उसे ही ये पितृद्वारा की ताजमहल में इसका भरपूर उपयोग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये शैली जहांगीर के काल से आरंभ होकर शाहजहां के चरमोत्कर्ष थी। ठीक है, चरमोत्कर्ष थी इसलिए थी कि ये स्वर्ण युग बोला जाता था स्थापत्य कला का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूट मिलाने सूची 1 और सूची 2 स्थापत्य और निर्माणकर्ता। बुलंद दरवाजा की बात कर, ये अकबर ने बनवाया था, एक का दूसरा। ठीक है, बी ऑप्शन वैसे मिल गया हमें। मोती मस्जिद आगरा की बात करें तो ये शाहजहां ने बनवाई थी। एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था, इसकी लड़की नूरजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह के शासनकाल में रे का संबंध किससे है? रे का संबंध भूराजस्व से था। ऑप्शन नंबर ए सही है। भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करने वाली दरों की सूची से। शेरशाह सूरी ने क्या किया था, भूराजस्व पर विशेष ध्यान दिया था। इसमें बोई गई जमीन पर पैमाइश की गई थी, जो बोई गई जमीन है। ठीक है, इसके साथ ही भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित किया गया था और सूची तैयार कर दी गई थी। उस सूची को क्या कहा गया था, रे कहा गया था। और राज्य का हिस्सा कितना रखा गया था, उपज का 1/3। अकाल से निपटने के लिए अलग से कर लिया जाता था। वैसे जैसे सब में 1/3 था, तो एक अपवाद भी था, मुल्तान से कितना कर लिया था, 1/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीन पनाह नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दीन पनाह नगर हुमायूं के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बाबर से संबंधित नहीं है? ठीक है, बाबर की बात चलिए तो शाहरुखनामा चांदी सिक्का किसने चलाया था? बाबर ने। बिल्कुल ठीक है। ये तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह दीवान का संकलन कराना, ये भी बाबर ने कराया था। मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ना, नहीं, ये किस किसके बीच में हुआ था? ये हुमायूं तथा अफगान के बीच में हुआ था। अफगानों की हार हुई थी, इसमें हुमायूं की विजय हुई थी। और इसके बाद ही पंजाब पर सारा आधिपत्य मुगलों का हो गया था। मच्छीवाड़ा युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था? 15 मई 1555 में। ठीक है, और कलंदर की पादी भी बाबर ने ली थी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण दे रखे हैं। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना 1582 में की थी। बिल्कुल ठीक है, 1582 में दीन इलाही की स्थापना की थी अकबर ने। और इसका उद्देश्य एक नए धर्म का प्रवर्तन था। नए धर्म का प्रवर्तन नहीं था, ये सभी धर्मों का संकलन था, समावेशन। ठीक है, तो आर गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। और दीन इलाही को तौहीद ए इलाही भी कहा जाता था। और इसका प्रधान की बात करें, इसका प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल। और दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुसम्मन बुर्ज नामक भवन किस एक के द्वारा बनाया गया था? ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। मुसम्मन बुर्ज कहाँ पर है? ये आगरा में है और ये 6 मंजिला भवन है। ठीक है, यहीं से वो झरों का दर्शन करता था और ताजमहल को देखता था। ठीक है, तो इसे याद रखना। मुसम्मन बुर्ज किसने बनाया था? शाहजहां, और आगरा में है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं ने किस एक चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि दी थी? किसकी दी? अब्दुल समद को दी थी। हुमायूं ने ईरान प्रवास के दौरान तारीख
तारीख ए खानदाने, तारीख ए खानदाने तैमूरिया की पांडुलिपि चित्रित करते समय दो प्रमुख चित्रकार रखे थे। वो कौन कौन से थे? एक तो मीर सैयद अली और एक अब्दुल समद। ठीक है, ये ध्यान रखना कि मीर सैयद अली और अब्दुल समद। और सीधी कलम की उपाधि किसे दी थी? अब्दुल समद को। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है, वह उसकी आबो हवा खुरासान से बेहतर है, ये हरा भरा है और सालों भर फूलों से लदा रहता है। ठीक है, उपरोक्त कथन बताना है कि किसने कहा था। किसने कहा था? ये अमीर खुसरो ने कहा था। अगर अमीर खुसरो की बात करें तो इसका जन्म कब हुआ कहा था? 1252 में पटियाली बदायूं जिले में। ठीक है, ये भारत से अत्यधिक प्रेम भी करता था और खुसरो की ऐतिहासिक गाथाओं की सहित कई काव्यकृति की रचना की। उसने फारसी में एक नई शैली बनाई, उसका नाम रखा सबक ए हिंदी। सबक ए हिंदी। अगर इसके गुरु की बात करें तो इसके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। और इन्हें योग सिद्ध बाबा भी बोला जाता है। और खुसरो ने सात सुल्तान का कार्यकाल देखा था और निजामुद्दीन औलिया जी ने भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब ऑप्शन 1 है कृषि दासत्व एंड मैनर प्रणाली सामंतवादी अनिवार्य विशेषताएं हैं। ठीक है, बिल्कुल ये क्योंकि अनिवार्य सामंतवादी ये कहाँ की है? कृषि दायित्व और मैनर प्रणाली यूरोप की है। ये यूरोप की व्यवस्था है। अगर कृषि दास की बात करें तो उसे सर्फडम भी बोला जाता है। ठीक है, और ये भूमि पर कृषि कार्य करते थे कृषि। और इसका पेशा बदलने की भी छूट नहीं थी कि पेशा नहीं बदल सकते आप और कहीं और नहीं बच सकते। यहाँ तक कि विवाह भी बिना इनके पूछे बिना नहीं कर सकते। तो मतलब क्या, ये अनिवार्य विशेषता थी इसकी। और अगर मेनर की, ये कृषि दायित्व के बारे में बताया है। अगर मेनर की बात करें तो मेनर क्या था? मेनर एक क्या था? इमारत या दुर्ग होता था जिसमें लॉर्ड रहता था और ये बड़े भू क्षेत्र के स्वामी होते थे और ये कृषकों की सहायता से कृषि करते थे। ठीक है, और अगर भारत की बात करें जैसे इसमें बोला है नेक्स्ट में, भारत में सच्चे अर्थों में ना कृषि दासत्व था और ना ही मेनर प्रणाली। बिल्कुल सही है, ये भारत में नहीं था ऐसा। तो मतलब दोनों कथन सत्य हैं। मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ना तो एक ना दो, क्योंकि इसने क्या पूछा है? कथन असत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वीं सदी के एक लेखक के अनुसार ये साम्राज्य इतना विशाल था कि तेज चलने वाला जहाज 2 साल में भी इसका पूरा चक्कर नहीं लगा सकता। ये कथन किस साम्राज्य के बारे में कहा है? ये कथन कहा गया है शैलेंद्र साम्राज्य के बारे में। अगर इसकी बात करें दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य था। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसकी स्टार्टिंग 7वीं सदी में हुई थी और लगभग 10वीं तक रही थी। और चलने की बात करें तो 15वीं सदी तक कायम रहा था। ये अपने चरमोत्कर्ष में इसने क्या किया था? इसने सुमात्रा, जावा, मलय, मालदीव, यहाँ तक कि फिलीपींस तक के कुछ क्षेत्रों पर इसने कब्जा कर रखा था। इसकी नौसेना बहुत ही मजबूत थी। और चीन के साथ व्यापार की बात करें तो चीन के साथ व्यापार का जो मार्ग था वो भी इसी के नियंत्रण में था। और शैलेंद्र शासकों की बात करें तो इन्होंने बहुत मंदिर भी बनवाए थे, जिसमें एक विख्यात बुद्ध का मंदिर है बोरोबुदुर का मंदिर। और इनका साम्राज्य कंबोडिया और अन्नाम तक फैला हुआ था। और अंकोर वाट का अगर मंदिर की बात करें, अंकोर वाट का मंदिर भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। जब्ती प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से जोड़ा जाता है। बिल्कुल ठीक है, टोडरमल एक मजहबी राजस्व अधिकारी था जिसने कुछ समय तक शेरशाह सूरी के अधीन भी काम किया। ये भी ठीक है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए सी मतलब दोनों कथन सही हैं, ए और बी मतलब 1 और 2। ठीक है, जब्ती प्रणाली का संबंध किससे? राजा टोडरमल
और इसी का जो सुधारात्मक रूप है उसे क्या बोला जाता था, देहसाला, मतलब 10 साल के लिए डिसाइड कर दिया जाता था इसे। और कभी कभी इसे टोडरमल व्यवस्था भी बोला जाता था। टोडरमल ने कुछ समय तक शेरशाह सूरी के अधीन भी कार्य किया, जो अकबर के अधीन उभरने वाले कुछ राजस्व में से एक था। ठीक है, बाद में इसने अकबर के साथ भी काम किया और शेरशाह सूरी के टाइम पे जो काम किया, जो रे की सूची बनती थी वो भी इसी के थ्रू बनाई गई थी, और जिसमें राजस्व कर कितना था, 1/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। इसका संस्थापक कौन था? एक अफगान था जिसका नाम अलाउद्दीन हसन था। ठीक है, इसका उत्थान जो है एक गंगू नामक ब्राह्मण की सेवा में रहते हुआ, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, हसन गंगू के नाम से जाना गया, ये हसन गंगू। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य के उत्तर में था। जैसे विजयनगर की बात करें तो विजयनगर यहाँ, तो इसके उत्तर में कौन हो गया, बहमनी साम्राज्य है। और विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो ये 1336 ईस्वी में इसकी रक्षा हुई थी और उस टाइम की दक्षिण की प्रमुख शक्तिशालियों में से एक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सिकंदर लोदी के बारे में बताना, कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, आगरा की स्थापना तथा गजे सिकंदरी पैमाना शुरू किया, ये हाँ बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसने आगरा की स्थापना कब की थी, 1504 में, और इसे राजधानी बनाया था 1506 में। ठीक है, और भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी बनाया था, वो 30 इंच या कहीं कहीं 33 इंच का भी दे रखा है। ये कट्टर दरमान था, बिल्कुल ठीक बात है ये भी। बेलोल लोदी की मृत्यु से पूर्व ही से उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था, परंतु वह एक हिंदू रानी का पुत्र था, इसलिए कुछ संबंधी और अधिकारी इसके दावे को खारिज कर रहे थे, लेकिन उसने चतुराई दिखाई और ये कट्टर धर्मांध शासक बना। क्योंकि उसका पिता की बात करें तो पिता एक धर्मांध शासक नहीं था, वो समानता के सिद्धांत पर कार्य करता था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। उसने स्त्रियों को पीरों की मज़ारों पर जाने से रोक लगा दी, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब सभी कथन सत्य हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण है, अमीरों के गैर तुर्क गुटों ने खिलजी विद्रोह का स्वागत किया, बिल्कुल ठीक है। खिलजियों के उदय के साथ उच्च पदों पर तुर्कों का एकाधिकार हो गया, नहीं एकाधिकार नहीं हुआ था, इसलिए आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए सही और आर गलत। जब बलवन शासक था तो बलवन के आयोग के उत्तराधिकारी को प्रच्युत करने के लिए 1290 में खिलजी अमीरों ने क्या करा कि जलालुद्दीन खिलजी को गद्दी में बैठा दिया, जो उत्तर पश्चिम सीमाओं का प्रधान रक्षक था उस टाइम। उसने कई लड़ाइयाँ मंगोलों के खिलाफ भी की, अपना जोहर दिखाया। अमीरों के गैर तुर्क गुटों के खिलजी साम्राज्य का स्वागत किया। खिलजी जो मिश्रित रक्त के थे उन्हें ऊंचे पदों से वंचित नहीं किया, और परंतु उनके उदय के साथ तुर्कों का एक अधिकार भी समाप्त हो गया था। ठीक है, क्योंकि उस पदों पर खिलजी भी आ गए थे, तो आर गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संत से पहले एक लुटेरा था? ठीक है, लुटेरा की बात करें तो लुटेरा कौन था? नामदेव। ठीक है, नामदेव क्या महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। इनका जीवन काल 14वीं शताब्दी मतलब 14वीं सदी के पूर्वार्ध में था। नामदेव क्या थे? पहले दर्जी थे। संत बनने से पूर्व लुटेरा का जीवन बिताया था इन्होंने। ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत मराठी भाषा में अनेक कविताएं लिखी और उन जाति पात ऊंच नीच का विरोध किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना नामदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध संत रामानंद का जन्म स्थान है, इनका जन्म स्थान है प्रयागराज। ये कौन थे? रामानुज के अनुयायी थे। रामानुज के अनुयायी थे। इनका बाद में जो क्या ये काशी में प्रयागराज में हुआ, बाद में काशी में प्रवास किया इन्होंने। इनके बात करें तो इनके राम की उपासना करते थे ये। इन्होंने विभिन्न जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया, जिसमें कहा जाता था रविदास हो गया एक, रविदास, कबीरदास जी आदि थे विभिन्न। अगर इन्होंने कहा कि इन्होंने धार्मिक आडंबरों का भी विरोध किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना किस मुगल शासक के काल में हुई थी? ये हुई थी औरंगजेब के शासन काल में। हाल जो एक लेखक हैं, हाल के अनुसंधान से मालूम होता है कि औरंगजेब
ने अपने दरबार में गायन को तो उठा दिया, ठीक है, किसे उठा दिया, गायन को उठा दिया, और वाद्य यंत्रों को नहीं उठाया, वाद्य यंत्रों को, क्योंकि बादशाह क्या है, एक कुशल बीड़ा वादक था, ठीक है। औरंगजेब के हरम की रानियां और उमरा संगीत के सभी रूपों का प्रश्रय भी देते थे। यही कारण है कि इन्होंने सबसे ज्यादा क्या करा, इन्होंने संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना इन्हीं के काल में हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असत्य की बात की है, असत्य कथन है, चीन यात्री इस 670 ईस्वी में नालंदा आया, ठीक है, बिल्कुल 670 में आया था। हर्षवर्धन अपने प्रारंभिक जीवन में सेफ था, बिल्कुल सेफ था। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और हर्षचरित नामक नाटकों की रचना की। नहीं, ये गलत है, क्योंकि हर्षचरित की रचना किसने की थी, बाणभट्ट ने, तो ये दोनों उसने की थी। और एक इसके अलावा कौन सी रचना थी, नागानंद, ठीक है, यह ध्यान रखना, ये भी इसकी शॉर्टकट भी है, PNR, ठीक है, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, PNR नंबर ध्यान रखो कि हर्षवर्धन ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर सी ये गलत आंसर हो जाएगा। मतलब हैंगसांग 645 ईस्वी में वापस लौटा, ठीक, ये 629 में आया था और 645 में वापस लौटा, लगभग 15 साल यहाँ रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 220 ईस्वी पूर्व चीन का महाद्वीप का निर्माण किस शासक द्वारा कराया था, ये कहा था शी हुआंगती द्वारा। चीन का राजा था ये शी हुआंगती। ये कब से कब तक रहा, 247 से 210 BC तक, ठीक है। अगर ये सिथियन शकों के हमले के साम्राज्य की सुरक्षा करने के लिए इसने क्या करा था, चीन की महादीवार का निर्माण करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में लिंग पूजक अनार्य जातियों की चर्चा की गई है, बिल्कुल ठीक है, लिंग पूजक ऋग्वेद में होते थे, और लिंग पूजा हड़प्पा काल से शुरू हुई और आगे चलकर हिंदू समाज में पूजा की विशिष्ट विधि मानी गई, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा में पत्थर से बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं जो ऋग्वेद में लिंग पूजक अनार्य जाति के थे, और लिंग पूजा का परिवर्तन क्या किस रूप में हुआ, शिव की पूजा में के रूप में भी हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बद्रायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन का मूल ग्रंथ है, यह है वेदांत का, क्योंकि वेदांत का अर्थ क्या होता है, वेदों का अंत। बाद में इस पर 2 प्रख्यात भाष्य लिखे गए। पहला किसने लिखा था, शंकराचार्य 9वीं सदी में, और दूसरा लिखा था रामानुज 12वीं सदी में। अगर शंकराचार्य की बात करें तो ये अद्वैतवाद थे, ठीक है, और रामानुज की बात करें तो ये विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 में अपने राज्य के स्मारक के रूप में गुप्त वंश संवत चलाया, बिल्कुल ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमार गुप्त जी ने की थी। तो दोनों सत्य हैं। इन्होंने क्या पूछा, असत्य कथन, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, ना 1 ना 2। गुप्त साम्राज्य की बात करें तो ये 3वीं सदी में इसका स्थापना हुई थी, मतलब कब हुई थी, 3वीं सदी में 240 से 280 के बीच श्रीगुप्त ने की थी। और चंद्रगुप्त प्रथम कौन था, इसका महान शासक था, इन्होंने ही गुप्त संवत चलाया। और नालंदा में कुमार गुप्त ने इसकी कब की थी, 415 से 545 के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सही है, ठीक है। अकबर ने बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया, बिल्कुल ठीक है, किया था। विवाहों की वैधानिकता की जांच करने के लिए तुर्बेग नामक अधिकारी नियुक्त किया था, ये भी ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अकबर ने कई समाज सुधार कार्य किए, एक तो दास प्रथा का उन्मूलन किया, सती प्रथा का उन्मूलन किया और बहुविवाह का, ठीक है। और इन्होंने किसका वो किया, अंतरजातीय और विधवा विवाह का प्रोत्साहन दिया। और बाल विवाह की बात करें तो इसमें लड़के की उम्र कितनी रखी गई थी, 16 वर्ष, और लड़की की उम्र कितनी रखी गई थी, 14 वर्ष। और तुर्बेक अधिकारी था ही, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में निम्न में से किसी एक के पदाधिकारी का कार्य सेना में नदी पार कराने के लिए पुलों नावों का व्यवहार किया जाता था। तो याद रखना, ये है ऑप्शन नंबर बी, मीरे बहर। बहर मतलब नहर बहती है, इससे याद रख लो कि नहर बहती है, तो कार्य सेना को नदी पार कराना, वो पुल का काम
पुलों नावों की व्यवस्था करना मीर बहर का काम था। ठीक है, अगर सिपा सलार की बात करें तो ये क्या करता था, ये करता था प्रांत की व्यवस्था की देखना और भूमि कर संग्रह करने में सहायता करता था। ठीक है, भूमि कर संग्रह नहीं करता था लेकिन संग्रह करने में हेल्प करता था। अगर आमिल भाई की बात करें तो आमिल क्या करते थे, आमिल क्या है, ये वित्त अधिकारी था। आमिल भाई वित्त अधिकारी थे और ये भूमि कर का निर्धारण और वसूली, मैन वसूली राजस्व की ये करते थे आमिल। ठीक, वो कानून की बात करें तो ये क्या करता था, ये कार्य परखने का हिसाब किताब, ये परखने का हिसाब किताब। ठीक है, बिल्कुल याद करना है। बहर, बहर मतलब बहरा, बहर मतलब पुल और नावों की व्यवस्था करना। बेहतरीन मतलब नाव से रिलेटेड, मतलब पानी से रिलेटेड जितनी चीजें थी, पुल और नाव की व्यवस्था ये करता था। सिपह सलार क्या करता था, भूराजस्व संग्रह करने में हेल्प करता था। आमिल भाई वित्त अधिकारी थे और ये निर्धारण सारे कर यही निर्धारण करते थे। कानून कौन थे, परखने का हिसाब किताब करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। विजयनगर साम्राज्य में बेसबग किसे कहा जाता था, ये कहा जाता था मनुष्य के क्रय विक्रय को। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसमें दास प्रथा थी, दास प्रथा प्रचलित थी। और इतावली यात्री निकोलो कांटी दास प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है। ये भी ध्यान रखना, किसने करा था, निकोलो कांटी ने। निकोलो कांटी ने दास प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है। वो मनुष्य के क्रय विधि को बेसबग बोले था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा असत्य की बात करिए, असत्य को बताना है। राणा कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त की थी, बिल्कुल सही है ये, और यही इसका मुख्य विजय थी महमूद खिलजी पर। ठीक है, मालवा विजय की स्मृति में इसने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, ये भी ठीक है, मतलब दोनों ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ना तो एक ना ही दो असत्य है, मतलब दोनों सत्य कथन है। राणा कुंभा की बात करें तो राणा कुंभा 1433 से 68 में मेवाड़ का शासक था और इसकी महत्वपूर्ण विजय में बताई दिया था। ये महत्वपूर्ण विजय क्या थी, मालवा की विजय थी। और चित्तौड़ में इसने क्या किया था, उसने कीर्ति स्तंभ को क्या बोला गया था, हिंदू देव शास्त्र का कोष भी बोला गया था इसे, का कोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजवंश और संस्थापक देखने हैं। बीजापुर किसका था, बीजापुर था यूसुफ आदि अली शाह, एक का चौथा। ठीक है, अहमद से ध्यान रखो कि अहमद तो मलिक अहमद। ठीक है, गोलकुंडा तो सभी को पता है, कुली कुतुब शाह। और बीदर से बरीद याद रखना है। ठीक है, बीदर अमीर अली बरीद। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक। इसमें दो का तो हिंट्स वैसे मिल जाता कि अहमदनगर किसका, मलिक अहमद इसमें और बरीद बीदर से रिलेटेड है। ठीक है, तो और गोलकुंडा बहुत ही रिपीटेड है, मतलब गोलकुंडा कुली कुतुब शाह और बीजापुर आदिल शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो उर क्या है, गांव की आम सभा, बिल्कुल ठीक है। गंगई कोण चोल नहीं, चोल राजराज प्रथम को नहीं, राजेंद्र प्रथम को मिला था ये, तो ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट है। मंदिर क्या है, द्रविड़ शैली, बिल्कुल ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगर चोल साम्राज्य की बात करें तो ये किसने स्थापना की थी, विजयालय ने 850 ईस्वी में। ठीक है, और ये विजयालय मतलब ये चोल कौन थे, पल्लवों के सामंत। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी कूट बना देते हैं ये भी कि पल्लवों के सामंत कौन थे, पल्लवों के सामंत जिसने चोल वंश की स्थापना की थी वो विजयालय थे। और राजेंद्र प्रथम ने बंगाली खाड़ी में पार करके बंगाल पे भी विजय की थी और इसी की स्मृति में इसे गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। चोल मंदिर जो है ये किसके थे, द्रविड़ शैली के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शंकराचार्य का जन्म 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु नहीं, इसका जन्म हुआ था केरल में, हुआ 9वीं शताब्दी में ही था। ठीक है, इन्होंने अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था, ये बिल्कुल ठीक है। और अद्वैतवाद के अनुसार ईश्वर और सृष्टि दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इन्होंने कहा सत्य कथन, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और शंकराचार्य ने क्या हुआ, शंकराचार्य ने वेदों को सच्चे ज्ञान के स्रोत में फिर से प्रतिष्ठापित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वहिंद युद्ध की बात की है तो ये किसके बीच में लड़ा गया था, ये लड़ा गया था महमूद गजनबी और अनंतपाल के बीच। ये कब हुआ था, 1008 से
9 के बीच में और महमूद गजनवी की विजय हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमेलित बताना। विदेश यात्री और विजयनगर शासक। निकोलो कांटी कहाँ का है? ये देवराय फर्स्ट के उसमें था। अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के। नुनीज अच्युत देवराय। ठीक है, सभी कथन सत्य हैं, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर और की बात करें तो इबन बतूता कहाँ का था? मोरक्को का। ये हरिहर प्रथम के उसमें आया था। ठीक है, और अगर बारबोसा की बात करें, पुर्तगाली के मतलब वो देवराय केडीआर, मतलब देवराय उसकी की बात करें तो कौन कौन आया था? ये याद रखना है। बीपी से बारबोसा, ये पुर्तगाली थे दोनों, बारबोसा और पायस। ठीक है, और एक और आया था सीजर फ्रेडरिक। ये कब आया था? ये जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, तालीकोटा के युद्ध के तुरंत बाद आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शासक ने बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीन लिए थे। किसने छीन लिए थे? ये हरिहर सेकंड ने छीन लिए थे। अगर हरिहर सेकंड की बात करें तो ये 1377 से 1404 तक रहा था और एक शक्तिशाली था। उसने उत्तरी श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य के हितों का टकराव 3 अलग अलग क्षेत्रों में था। निम्नलिखित में कौन सा इन क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की बात कर रहे हैं तो तुंगभद्रा दोआब बिल्कुल था, और कृष्ण गोदावरी डेल्टा भी था, और मराठवाड़ा प्रदेश भी था। गोदावरी महानदी दोआब ये नहीं था, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पुस्तक और लेखक की बात करिए। ताजुल मासिर किसकी थी? हसन निजामी। ठीक है, किताबुल यमनी किसकी थी? उतबी। शहनामा किसकी थी? फरदोसी की। किताबुल हिंद अरबुनी की। मतलब बी का दूसरा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण की बात करी है तो इसमें क्या दिया हुआ? तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय मिली थी। बिल्कुल ठीक है। इस लड़ाई में कन्नौज के शासक जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ दिया था। नहीं, ये साथ नहीं दिया था, तो ये सही हो जाएगा। आर गलत, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो तराइन की द्वितीय युद्ध की बात करें तो कब हुआ था? ये 1192 में। अगर पहले की बात करें तो 1191 में, ये 92 है, और तीसरा 1194। नहीं, तीसरा नहीं, 1192 ये चंदायार का युद्ध हुआ था 1194 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमेलित किए हैं सूचीबद्ध और शासक और क्षेत्र। ठीक है, मेहरबाड़ कहाँ के थे? ये थे कन्नौज के। ठीक है, परमार की बात करें तो ये किसके थे? परमार मालवा। चौहान की बात करें, चौहान अजमेर के थे। पृथ्वीराज चौहान ये अजमेर की साइड के थे। और सैन की बात करें, सैन बंगाल के थे। तो एक का तीसरा, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस एक लड़ाई के द्वारा विजयनगर के महान साम्राज्य का अंत हुआ? ये किसका हुआ था? तालीकोटा का युद्ध को बन्नी हट्टी का युद्ध भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी बोलते हैं। राक्षस तागड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। ये कब हुआ था? 1565 ईस्वी में दक्कन के चारों संयुक्त सैन्यों, मतलब इसमें कौन कौन सा तो हुआ था? अहमदनगर भी था, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। ठीक है, ये 4 थे, 5वां नहीं था इसमें। तो इस विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था उस टाइम? सदाशिव राय। विजयनगर के महान युग का अंत हो गया था इसके बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता विजयनगर साम्राज्य के मंत्री परिषद सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यता रही थी? ठीक है, असत्य बताना हमें। तो व्यक्ति का विद्वान और राजनीति में निपुण होना, ये तो थी। और उसकी आयु 50 से 60 नहीं, ये 40 से है, तो 50 से 60 वर्ष होनी चाहिए थी, मतलब यही सही है इसका। उसका शारीरिक रूप से व्यस्त होना, ये भी ठीक है। उसका राज परिवार से संबंधित होना और छल कपट से मुक्त होना, ये भी ठीक है, मतलब बी ऑप्शन असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ममलूक वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश और सैयद वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के उपरोक्त वंशों की सत्ता में बिताए गए वर्षों के आधार पर। ठीक है, वर्ष पूछ रहा है
और अवरोही क्रम में पूछ रहा है। तो सबसे कम किसने किया था? सबसे कम खिलजी ने किया था। और सबसे ज़्यादा किसने किया था? सबसे ज़्यादा किया था तुगलक वंश ने। तो ये देख लो, 3 पहले और चौथा लास्ट में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये चौथा बिल्कुल लास्ट में है, तीसरा पहला, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये कूट से हमें मिल चुका है, अगर पहला और लास्ट भी याद हो तो। देखिए सबसे ज़्यादा किसने किया? तुगलक वंश। तुगलक वंश ने किसने किया था? 94 ईयर। ठीक है, 1320 से 1414 तक। और ममलूक इसके बाद किया था इसने ममलूक वंश, जिसे गुलाम वंश भी बोला जाता है, 1206 से 1290 के बीच, मतलब 84 वर्ष। और लोधी वंश की बात करें तो ये 76 वर्ष। ठीक है, और सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश कितने था? 36 वर्ष। और खिलजी वंश 30 साल। देखो बिल्कुल याद भी हो जाएगा, 94 वर्ष, 84 वर्ष, 76 वर्ष, 36 वर्ष। बिल्कुल सही आंकड़ा है। 94 से 10 गए 84, फिर 76 आ गए, 76 से 40 गए 36, 94, 84, 76, 36 और 30। ठीक है, और सबसे पहला कौन हो? तुगलक, गुलाम वंश और लोधी वंश, सैयद वंश और खिलजी वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में निम्न में से कौन सी एक पद्धति भू राजस्व निर्धारण करने के लिए के रूप में नहीं अपनाई जाती थी? तो इसमें बटाई की जाती थी, मुक्ताई की जाती थी, मापन भी किया जाता था और कानकूट नहीं किया जाता था। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर मुक्ताई की बात करें तो ये लगान निर्धारण करने की मिश्रित प्रणाली थी। ठीक है, इस पद्धति में किसान और सरकारी कर्मचारी क्या होते हैं? आपसी समझौते से आकलन कर लेते थे, जिसके आधार पर राजस्व लिया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलबन के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? उसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था। उसने दरबार में सिजदा और पायोस की प्रथा भी आरंभ की थी। और उसने प्रतिवर्ष नैरोज, मतलब ईरानी त्योहार नैरोज मनाने की प्रथा भी आरंभ की थी। मतलब सारे क्वेश्चन, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सभी कथन सत्य हैं। और बलबन के कार्यकाल की बात करें तो बलबन का कार्यकाल कितना रहा था? 1266 से 1286 के बीच, केवल 20 साल रहा था इसका। ठीक है, उसने राजत्व का सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना की। बलबन ने प्रथम सुल्तान जिसने ठीक है, ये सारा ध्यान रखना है। इसे सिजदा और पाबोस की प्रथा भी करी थी ईरान, और इस्लामी प्रथाओं का उल्लंघन किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथानुकारण देखा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया। बिल्कुल ठीक है, इसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना था। नहीं, इसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना नहीं था। फिर उस टाइम शासक की बात करें, शासक जलालुद्दीन खिलजी था, तो इसका साम्राज्य विस्तार नहीं था, धन लूटना था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख है? तो ये किस पर्व में है? भीष्म पर्व, बस ये याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मध्यकालीन शासक ने वूलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैना लंका, ठीक है, जैना लंका का निर्माण कराया था? ये किसने कराया था? जैनुल आबिदीन ने। और जैनुल आबिदीन की बात करें तो ये 15वीं शताब्दी में कश्मीर का सुल्तान था। 1420 से 1470 के बीच, लगभग 50 साल था ये। ठीक है, ये योग्य और लखपुरे शासक था। धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाता था। हिंदुओं के टूटे मंदिर भी इसने पुनर्निर्माण करवाए। ठीक है, गायों पर वध करना भी कम कराया, मतलब रोक लगाई। और राज्य को बेहतर शासन व्यवस्था थी। और इसके जो जनप्रिय और धार्मिक सहिष्णुता के कार्य के कारण इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। और जजिया कर को भी समाप्त कराया था इसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैव धर्म से संबंधित राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर, तमिलनाडु में। ठीक है, इसका निर्माण कब करवाया था? 1003 से 10 के बीच, 1010। ठीक है, राजराज ने कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथानुकारण देखने। मुगल काल को गुप्त काल के बाद भारत का दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, मुगल काल में भारत में सांस्कृतिक गतिविधियों की बहुमुखी विकास हुआ। ये भी ठीक है, मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि गुप्त काल में क्या था? गुप्त काल में मंदिरों के बारे में इसे स्वर्ण काल कहा जाता था इसे। उसके बाद ही मुगल के बाद आई तो दूसरा स्वर्ण काल कहा गया और चहुमुखी विकास भी हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जसवंत और दसावन नामक चित्रकार मुगल सम्राट के दरबार में थे। कौन थे? अकबर के दरबार में थे, क्योंकि चित्रकारी का समावेश भी अकबर के काल से ही हुआ था, जो पुर्तगाली पादरियों द्वारा हुआ था। पुर्तगाली द्वारा अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि पुर्तगाली पादरियों के दरबार से इसका हुआ था, और उसके उसमें कौन कौन से चित्रकार थे? ये जसवंत और दसावन। और इन्होंने क्या किया था? दरबार, शिकार, युद्ध आदि का दृश्य भी करते थे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद निम्न में से किस एक शासक के द्वारा नियुक्त किया गया था? अष्टप्रधान की बात हो रही है, तो अष्टप्रधान शिवाजी द्वारा। इसमें कौन कौन होते थे? इसमें पेशवा होता था, जो राजा का प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, और मजूमदार, जिसे पंत और अमात्य भी बोलते थे, पंत या अमात्य। तो ये क्या था? वित्त मंत्री था, वित्त या राजस्व मंत्री। ठीक है, अगर वाक्य नवीस की बात करें, वाक्य नवीस की बात करें तो ये वित्त के राजस्व मंत्री थे। नहीं, वाक्य नवीस तो हो गए गुप्तचर व्यवस्था वाले। सुमंत और दबीर, ये कौन थे? विदेश मंत्री। और चिटनीस की बात करें, चिटनीस या सुरुनवीस, तो ये कौन थे? पत्राचार विभाग। सरे नौबत कौन थे? सेना प्रबंधक। पंडित राव कौन थे? अगर पंडित की बात आ जाए तो धार्मिक मामलों के परामर्शकर्ता। और न्यायाधीश की बात करें तो राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश की जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक विजयनगर साम्राज्य में रचित नहीं है? नहीं की बात पूरी है, तो जाम्बती कल्याणम या तो विजयनगर में ही था, केडीआर द्वारा लिखा गया था। संस्कृत में मनुचरित भी लिखा गया था, मुक्त माल्याद भी केडीआर द्वारा लिखा गया था, मतलब कृष्ण देव राय और प्रबोध चंद्रोदय, ये इसका सही आंसर है। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी कृष्ण मिश्र ने, जो एक चंदेल शासक था। ठीक है, अगर इसकी बात करें मुक्त माल्याद, ये तेलुगु भाषा में लिखी थी इसने, और इसकी तुलना अर्थशास्त्र के लिए थी और राज्य व्यवस्था के मुख्य विषय पे थी। ठीक है, आज हम कंप्लीट कर चुके हैं चौथे टेस्ट के 1 से 50 1 to 50। ठीक है, नेक्स्ट सेशन मतलब 51 से 100 तक फिर मिलेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।